नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और रिवीजन की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के लिए बाजार में कीमत का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए सरकार, बी फर्में, सी उद्योग, डी कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के लिए बाजार में कीमत का निर्धारण जो है उद्योग द्वारा किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए बाजार द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और उद्योग जो है कीमत का निर्धारण करती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में क्या होती हैं? कीमत ग्रहणकर्ता, प्राइस टेकर होती हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, अल्पकाल में एक फर्म द्वारा अर्जित असाधारण हानि कदापि एवीसी से अधिक नहीं हो सकती, एटीसी से अधिक नहीं हो सकती, एलएसी से अधिक नहीं हो सकती, एएफसी से अधिक नहीं हो सकती। तो अल्पकाल में एक फर्म द्वारा अर्जित असाधारण हानि जो है वह एएफसी से अधिक नहीं हो सकती है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्न में से किस वक्र का प्रयोग किया जाता है? तो कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए पीसीसी वक्र का प्रयोग किया जाता है। पीसीसी सी बी ऑप्शन में है, तो बी सही हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगम हो उसके इसके बराबर एसी के, एमसी के, एवीसी के, एएफसी के। तो किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगम एमसी के बराबर होगा, एमसी मार्जिनल कास्ट के बराबर होगा। ए ऑप्शन सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी कब? एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करेगी जब एमआर बराबर एमसी होगा, एमआर बराबर एसी होगा, एआर बराबर एसी होगा और एमआर बराबर एसी होगा। तो कोई फर्म जब सामान्य लाभ अर्जित करती है तो वह एआर बराबर एसी की स्थिति में अर्जित करती है। एआर बराबर एसी जब होता है तब फर्म को सामान्य लाभ होता है और एआर बराबर एसी सी ऑप्शन में है, तो सी सही हो जाएगा 5 का। 6 कार्टेल एक अधिकार है, एकाधिकार बाजार का, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का, कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा क्योंकि कार्टेल जो है अल्पाधिकार बाजार का भाग है और यह डी सही हो जाएगा इसलिए। अगला, एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक एआर बराबर एसी, एआर बराबर एमसी, टीसी बराबर टीआर, एमआर बराबर एमसी। तो कोई फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब तक मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। डी सही है। अगला, एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां, तो एकाधिकारी का साम्य निर्धारित करने में जहां एमआर बराबर एमसी होगा वहां पर एकाधिकारी का साम्य निर्धारित होगा। तो एमआर बराबर एमसी ए ऑप्शन में है, तो 8 का सही आंसर ए है। 9 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय होती है अनंत, शून्य, कम, अधिक। तो रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय जो है वह शून्य होती है, बी सही है। अगला, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मात्र अनिवार्य भुगतान है, भेदात्मक अतिरेक है, व्यर्थ अनिवार्य भुगतान है, कोई नहीं। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान जो है वह भेदात्मक अतिरेक है, बी सही है 10 का। रिकार्डो ने अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज के अंतर को लगान कहा है और रिकार्डो के अनुसार लगान की परिभाषा
कि अगर बात की जाए तो भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया गया प्रतिफल लगान कहलाता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, किसी फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है? तो फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त MR बराबर MC हो और संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR को नीचे से काटे। तो सही आंसर हो जाएगा B, MR, ये MR बराबर MC और MC वक्र MR को नीचे से काटे। तो ये बिंदु जो होगा MC MR को नीचे से काट रहा है और यहाँ पर संतुलन में होगा, तो यही E जो है संतुलन का बिंदु होगा। तो इस प्रकार से A और B दोनों सही हो जाएगा 11 का। अगला 12 नंबर, दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, लाभ अर्जित करती हैं, हानि सहन करती हैं, उपरोक्त सभी। तो दीर्घकाल संतुलन की अवस्था में सभी फर्में जो है पूर्ण प्रतियोगिता में वह सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त करेंगी। तो 12 का सही आंसर A हो जाएगा। सामान्य लाभ क्यों प्राप्त करेंगे? क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है और फर्म जो हैं दीर्घकाल में असामान्य लाभ को देखकर बाजार में प्रवेश करती हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन लागत वृद्धि हो जाती है और जितने भी फर्में दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन करती हैं सबको क्या होता है, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। और अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्मों को जो है सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि का सामना करना पड़ता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्में हानि सहन कर सकती हैं, लाभ कमा सकती हैं, ना लाभ ना हानि की दशा में हो सकती हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है पूर्ण प्रतियोगिता के कंडीशन में अल्पकाल में सभी जो फर्में होती हैं वह हानि, सामान्य लाभ एवं असामान्य लाभ की स्थिति में कार्य करती हैं, तो इसलिए D सही हो जाएगा। अगला y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस M समीकरण दर्शाता है। तो x माइनस M जब समीकरण की बात आती है तो वह GNP हो जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट C ऑप्शन में दिया गया है। 14 का सही आंसर C है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, हस्तांतरण भुगतान सीधे प्रभावित करता है। तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम को हस्तांतरण भुगतान प्रभावित करता है, A सही हो जाएगा। 15 का सही आंसर A है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्यय कर लगाया जाता है। व्यय कर सभी परिसंपत्तियों की खरीद पर, विलासिता की वस्तुओं की खरीद पर, होटल में ठहरने, भोजन शराब आदि मदों में किए गए खर्च पर। तो व्यय कर जो है वो अगला ऑप्शन है जो D नंबर, व्यक्तिगत उपभोग संबंधी व्यय पर। तो व्यय कर जो है होटल में ठहरने, भोजन शराब आदि मदों पर किए गए खर्च पर लगाया जाता है। 16 C सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? मार्शल, A.K. सेन, कार्ल मार्क्स, कोई नहीं। तो भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम निकोलस केल्डार ने दिया था 1956 में। प्रत्यक्ष करारोपण पर विचार के लिए तथा विशेष रूप से कर आधार पर फैलाव तथा कर वंचन की समस्या के संदर्भ में 1956 में टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष निकोलस केल्डार थे। निकोलस केल्डार ने अपनी सिफारिशों में संपत्ति पर वार्षिक कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर तथा व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। तो व्यय कर लगाने का सुझाव निकोलस केल्डार ने दिया था। व्यय कर लगाने के साथ साथ निकोलस केल्डार ने संपत्ति पर वार्षिक कर, पूंजी लाभ कर एवं उपहार कर का भी सुझाव दिया था। 1956 की यह बात है और निकोलस केल्डार टैक्सेशन रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला जो क्वेश्चन है,
तो निकोलस कैल्डार ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेकर को सर्वप्रथम लगाया गया था 1994, 1958, 1962। तो भारत में बेकर जो है सर्वप्रथम 1958 में लगाया गया था। 56 में कमेटी बनी थी और 56 में कमेटी के सुझाव को माना गया और 58 में बेकर सर्वप्रथम लगाया गया था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेकर को समाप्त किया गया 1958, 60, 65, 62। तो भारत में बेकर को 1962 में समाप्त कर दिया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1962 के हिसाब से। अगला, ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता हो कहलाता है प्रगतिशील कर, परोक्ष कर, समानुपातिक कर, प्रतिगामी कर। तो ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहा जाता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो प्रगतिशील कर उस कर को कहते हैं जिस कर में आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, कर की दर में वृद्धि होती है। ऐसे कर को एक कर आधार हो जाएगा और कर दर हो जाएगी। तो आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि जब होती है तो ऐसी कर को क्या कहा जाता है, प्रगतिशील कर कहा जाता है। इसके अलावा प्रतिगामी, आनुपातिक एवं अधोगामी कर होते हैं। तो प्रतिगामी कर क्या है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी आती है, ऐसे कर को क्या कहते हैं, ये आय बढ़ रही है और कर की दर में क्या हो रही है, कमी आ रही है, ऐसे कर को क्या कहते हैं, प्रतिगामी कर कहा जाता है। और आनुपातिक कर किसे कहते हैं, तो जिसमें कर आधार में परिवर्तन के बाद भी कर दर अपरिवर्तित रहे, ऐसे कर को क्या कहते हैं, आनुपातिक कर कहा जाता है। इसके अलावा अधोगामी कर, तो अधोगामी कर जो है वह प्रगतिशील एवं आनुपातिक कर का मिश्रण होता है और भारत में आयकर अधोगामी कर का उदाहरण माना जाता है। तो भारत में यह पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में यह आयकर उदाहरण है, किस कर का उदाहरण है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्रगतिशील, प्रतिगामी, आनुपातिक एवं अधोगामी। तो आयकर जो है वह अधोगामी कर का उदाहरण है। क्यों अधोगामी कर का उदाहरण है, क्योंकि एक समय तक जो है वह कर प्रगतिशील दर से बढ़ता है और कुछ समय बाद जो है कर आनुपातिक दर से बढ़ता है। जैसे आयकर में क्या होता है, ये प्रगतिशील कर आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या होता है, आय बढ़ने पर भी कर की दर स्थिर हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, अधोगामी कर कहा गया। अर्थात व्यक्तिगत आयकर जो है प्रारंभ में कर के आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है, यहाँ तक जो है वह प्रगतिशील कर को दिखाता है और इसके बाद ये जो एक्स अक्ष के समांतर रेखा है यह आनुपातिक कर को दिखा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे अग्रगामी कर बनाया जा सकता है। तो अग्रगामी कर जो विवर्तन योग्य होगा उसी को बनाया जा सकता है, अर्थात जो किसी दूसरे पर टाला जा सकता है उस कर को अग्रगामी कर बनाया जाएगा। जो टाला नहीं जा पाएगा उसे अग्रगामी कर नहीं बनाया जाएगा। तो संपत्ति कर को टाला जा सकता है, आयकर को टाला नहीं जा सकता है और निगम कर को टाला नहीं जा सकता है। तो जो कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है उसे क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है और अप्रत्यक्ष कर को अग्रगामी कर बनाया जा सकता है। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकने वाला कर अग्रगामी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से अग्रगामी कर के उदाहरण में जितने भी अप्रत्यक्ष कर आएंगे वह सब शामिल किए जाएंगे, जिसमें उत्पाद कर, सेवा कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर और सीमा कर को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी भी जो है वह अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो इसमें सही आंसर जो होगा अग्रगामी कर बनाया जा सकता है वह
उत्पाद कर को अग्रगामी कर बनाया जा सकता है। 21 का सही आंसर सी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह भारत का प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या है 23 नंबर क्वेश्चन? भारत में निम्न में से किसे मिनी कैबिनेट कहा जाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कोई नहीं। तो NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को मिनी कैबिनेट कहा जाता है। तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। इसके अलावा नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और वित्त आयोग का गठन पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग के अध्यक्ष या वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग संचालित है और जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। NK सिंह जिसके अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। अगला जो क्वेश्चन है, तो NDC है ही नहीं ऑप्शन में, तो NDC को मिनी कैबिनेट कहा जाता है, कोई नहीं हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किस समिति की सिफारिशों पर किया गया? नियोगी समिति, विद्यानाथन समिति, शिवरमन समिति, मल्होत्रा समिति। तो शिवरमन समिति नाबार्ड के गठन से संबंध रखती है, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंध रखती है और नियोगी समिति का गठन नियोगी समिति जो है वह NDC के गठन से संबंध रखती है। तो ये सही हो जाएगा 24 का। 25 निम्न चित्र में प्रदर्शित है? सामान्य लाभ, अधिसामान्य लाभ, उपसामान्य लाभ, कोई नहीं। तो इस चित्र में उपसामान्य लाभ की बात की गई है, तो उपसामान्य सी ऑप्शन सही है। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 5 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1952, 1 मई 2014 और 2 जुलाई 1955। तो भारत में NDC का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 26 का सही आंसर बी है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत में योजना आयोग का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा किया जाता है। NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, जो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को किया गया था और योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है, या कह सकते हैं संविधानेतर संस्था है। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। वित्त आयोग का गठन 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो और राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर राज्य का अपना अपना अलग अलग वित्त आयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा
डी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रासंगिकता कब समाप्त हो गई? 1 जुलाई 2014 से, 31 जुलाई 2014 से, 1 जनवरी 2015 से, 1 अप्रैल 2015 से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रासंगिकता जो है 1 जनवरी 2015 से समाप्त हो गई थी। 28 सी सही है। टी परीक्षण विकसित किया, तो गॉसेन ने टी परीक्षण विकसित किया था। 29 ये सही है। 30 NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई 1950, 51, 55 और 2019। तो NSSO की स्थापना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना जो है वह 1950 में हुई थी। 1950 ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए 30 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।